वाले कश्मीर में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर आई। बेहिसाब लोग घायल भी बताए गए। पीओके में बीते करीब 2 महीने से हालात बेकाबू नजर आए। वहां JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी। JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान में चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो पीओके के लोगों का खून चूसने का काम करती है, उन पर जुल्म ढाती है। इसीलिए JAAC के नेता और समर्थक लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। उन्होंने पीओके में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया और कई शहरों में मार्च निकाला। लेकिन JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, कई लोगों की जान ले ली। पीओके के रावलाकोट के बताए जा रहे एक वीडियो में खौफनाक मंजर दिखा। वहां एक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। गोलीबारी होते ही अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों ने भागना शुरू कर दिया। जहां जगह मिली उसी तरफ दौड़ पड़े। ज्यादातर लोग भागने में सफल भी हुए, लेकिन कई लोग गोलियों का शिकार हो गए। फायरिंग के कुछ देर बाद ही सन्नाटा पसर गया। पूरी सड़क खाली हो गई। जहां तहां मोटरसाइकिलें बिखरी नजर आईं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने निशाना लगाकर उनके साथियों पर गोलियां चलाई। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। हमें मार रहे हो जालिमों। पीओके में ये हिंसा और बवाल उस दिन हुआ जिस दिन वहां मतदान चल रहा था। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही थी, लेकिन चुनाव के विरोध में JAAC के लोगों ने बड़े पैमाने पर मार्च निकाला। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। JAAC के प्रदर्शन में महिलाएं भी पहुंची, बच्चे भी पहुंचे। सबने एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की। खबर है कि इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। पहले तो सड़क पर उतरे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे भी मन नहीं भरा तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीओके में मतदान के दौरान उसके कई शहरों में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। रावलाकोट में झड़प हुई, मुजफ्फराबाद में झड़प हुई, कोटली में झड़प हुई, मीरपुर में झड़प हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल रावलाकोट में ही हुआ। वहां लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने जानबूझकर आम लोगों पर गोलियां चलाई। ये पाकिस्तानी फोर्सेज की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेज की फायरिंग से जो है ना, ये देखें किस तरह नौजवानों को, किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। पीओके में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर भी झड़प हुई, क्योंकि चुनाव का बहिष्कार करने वाले JAAC के लोग वहां भी पहुंच गए, वहां भी प्रदर्शन किया। लेकिन उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की और एक मतदान केंद्र के बाहर भी कई लोगों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग मारी है इस बंदे। पाकिस्तानी सेना की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, सड़कों पर डटे रहे। कुछ लोगों ने तो पीओके के हालात की तुलना फिलिस्तीन से कर दी। लगातार फायरिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूरी दुनिया से अपील की कि पीओके में जो हो रहा है वो उस पर बात करें, इस मामले में दखल दें। इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? JAAC का दावा है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अलग अलग जगहों पर 19 लोगों की मौत हो गई। बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हो गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि वो पीछे नहीं हटने वाले। पाकिस्तान की सेना और सरकार चाहे जितनी भी बर्बरता कर ले, वो सड़कों से नहीं हटने वाले। यानी पाकिस्तानी सेना के तमाम अत्याचार के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला नहीं टूटा। एक प्रदर्शनकारी के मुताबिक लोगों पर गोलियां चलवाकर पाकिस्तान की सरकार ने भारी मुसीबत मोल ले ली है
और वो दिन दूर नहीं जब पीओके में तैनात पाकिस्तान के एक सैनिक को खदेड़ दिया जाएगा। हमारे बच्चों को, नौजवानों को गोलियां मार के शहीद कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, नफरतें बांट रहे हैं। और जिस तरह हम पिछले 78 साल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते रहे, आप लोग आगे मोहब्बत का सवाल नहीं पैदा हो सकता। ये फोर्सें भी यहाँ में भागेंगी, ये पाकिस्तान के जो गुंडागर्दी है वो भी ये दफन होगी। इस सब के बीच पीओके में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले JAAC ने ऐलान किया कि वहां सत्ता में जो भी पार्टी आएगी उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या ये इलेक्शन हो भी जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा एक्शन कमेटी का इस कश्मीर का एक भी बच्चा हुआ तो इस हुकूमत को कभी नहीं चलने देगा इंशाल्लाह। पीओके में लगातार बिगड़ रहे हालात पर भारत ने भी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी आर्मी की हिंसक कार्रवाइयों की आलोचना की। पीओके में हो रहे चुनाव पर भी सवाल उठाए। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की कोई भी साजिश इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। इधर जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 लगाने की मांग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। श्रीनगर में पार्टी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये घोषणा की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लागू करने की मांग की। बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेटहुड, इसके लिए PDP जो है वादाबंद है। लखनऊ में पूर्व मंत्री नानक दीन बुर्जी की विधायक आवास की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और अक्सर वो विधायक आवास जाते रहते थे। लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन आइसा ने बिहार में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए जाने के बावजूद प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ केस वापस नहीं लिए गए। जब तक सारे प्रोटेस्टर्स बिहार के अलग अलग जेलों से रिलीज नहीं हो जाते हैं, आइसा का बिहार प्रदेश भर में 31 जुलाई का कॉल है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई। आसमान से इतना पानी बरसा कि कई गाड़ियां बह गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं, मकानों में पानी भर गया, पहाड़ों से नीचे आया मलबा चारों तरफ फैल गया। हजारों लोग प्रभावित हुए। सड़कों पर मलबा फैलने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं जा पाए, अपने ही घरों में फंस गए। और ये सब कुछ अचानक हुई बारिश की वजह से हुआ। बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में पहाड़ से भारी मात्रा में पानी नीचे आया, पत्थर नीचे आया। सड़कों पर इतने पत्थर इकट्ठा हो गए जैसे वो सड़क नहीं किसी पहाड़ का हिस्सा हो। सैकड़ों गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गईं, मोटरसाइकिलें दब गईं, चलने की भी जगह नहीं बची। लोगों के घरों में पानी घुस गया, वो उसे निकालते दिखे। निचले इलाकों में बहने वाले नाले उफान पर आ गए। कुछ लोगों की बाइकें उसमें बह गईं, वो उन्हें बड़ी मुश्किल से निकालते दिखे। उस वक्त भी पानी का बहाव काफी तेज दिखा। कई कच्चे मकान मलबे के साथ बह गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, लोगों के घर अंधेरा छा गया। नीचे सबके घर में घुसा है पानी, गाड़ियां सारी नीचे चली गई, मंदिर चला गया, ऊपर रेन शेड चला गया और हमारे लोगों के घर में भी पानी था, दुकान पे पानी है। यहाँ बारिश के साथ पहाड़ से आए मलबे ने कई पेड़ों को भी उखाड़ दिया। जहां तहां पेड़ गिरे दिखे, लोगों के घरों के सामने गिर गए, वो निकल ही नहीं सके। चंबा में नेशनल हाईवे भी भारी बारिश की मार से नहीं बच सका, वहां भी मलबे ने कब्जा कर लिया। कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं, बड़े बड़े ट्रक भी फंस गए। सड़कें तो किसी झील की तरह बन गईं। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। खुदाई करने वाली कई मशीनें इस काम में लगाई गईं। मलबा हटाने का काम घंटों चलता रहा, तब जाकर पैदल चलने का रास्ता बन सका, जहां तहां फंसे लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सके। और चंबा की तरह शिमला में भी भयंकर बारिश हुई। पहाड़ों से मलबा गिरा और इसकी वजह से कई रास्ते ठप्प हो गए। कई इलाकों के आपस में संपर्क टूट गए। कुछ जगहों पर तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर नीचे आ गए। इससे मकानों पर भी खतरा मंडराने लग गया। लोगों की जान पर बनाई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। शिमला के काट रोड पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहाड़ से लगातार मिट्टी खिसकती रही, मलबा गिरता रहा, बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लगा मानो ऊपर बने सारे मकान भरभरा कर गिर जाएंगे। ये आगे आगे आगे
खतरे को देखते हुए नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने ऊपर मौजूद लोगों को चेतावनी दी, उनसे पीछे हटने की अपील की ताकि वो हादसे का शिकार ना हो। पुलिस भी सीटियां बजाकर लोगों को सतर्क करती रही। इस दौरान नीचे वाली सड़क पर लगातार मलबा गिरता रहा। उस सड़क से गुजर रहे लोग खौफ से भर गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि शिमला समेत कई शहरों में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 230 के आसपास रोड्स हमारे ब्लॉक्ड हैं अभी, और इसमें कि लगातार काम हो रहा है। और साथ में जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो भी 250 के आसपास हमारे जो थोड़ा सा अफेक्टेड है। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से अपील की गई कि वो जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें ताकि किसी जान को खतरा ना हो। और इस तरह का खतरा हिमाचल में ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी उत्तराखंड में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव के मंदिर में अलकनंदा नदी का कब्जा हो गया। इतनी बारिश हुई कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी का पानी महादेव मंदिर की गुफा तक पहुंच गया। कई श्रद्धालु पहुंचे थे वहां दर्शन के लिए। वो इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ गए। इस बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो नदी के तेज बहाव से दूर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि भारी बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आ गया। समंदर की लहरों की तरह पानी का बहाव हो गया। जलस्तर अचानक कई फीट ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, प्राचीन गुफा तक पानी पहुंच गया। कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में अलकनंदा नदी पहुंच गई। शिवलिंग तक पानी भर गया। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। उनके मुताबिक नदी खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच गई। यहाँ पे जो माँ अलकनंदा है वो स्वयं ही भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है यहाँ पे। और पानी जो है कम से कम अपने मूल स्थान से 25 से 30 मीटर ऊपर उठने के बाद गुफा के भीतर पानी आ गया है। इसके बाद तो पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए, पूजा की, जलाभिषेक किया। हालांकि महादेव मंदिर के चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। नदी में उफान के कारण वहां खतरनाक बहाव दिखा। इन हालात में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। सलाह दी कि वो नदी से दूर रहें, तेज बहाव से दूर रहें, मंदिर में दर्शन करने के दौरान नदी में न उतरें। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ साथ मंदाकिनी नदी भी उफान पर आ गई। उसकी तेज लहरों के बीच 3 महिलाएं फंस गई। बेहद खतरनाक जगह पर वो पानी में गिर गई, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचा ली। इस काम में जरा भी देरी हो जाती तो वो तेज बहाव में बह सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। जानकारी के मुताबिक वो तीनों लड़कियां लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए नदी के उस पार गई थी। जब वो गई थी तब नदी में बहाव कम था, लेकिन भारी बारिश के कारण अचानक नदी में उफान आ गया। पानी का बहाव खतरनाक हो गया, इतना कि पैर रखते ही बह जाने का खतरा था। ये देखकर वो तीनों पत्थरों के ऊपर जाकर बैठ गईं। वो जगह किसी टापू की तरह बन गया, लेकिन खतरा ये था कि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पानी कभी भी उन तक पहुंच सकता था, उन्हें अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। महिलाएं ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकती थी, वो खुद वहां से नहीं निकल सकती थी। बुरी तरह फंस चुकी थी वो। तभी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बचाने पहुंच गईं। एक जवान ने उन तक पहुंचने के लिए उफनती नदी में छलांग लगा दी। वो रस्सी लेकर उन तीनों महिलाओं तक पहुंच गया, नदी के पार चला गया। इस बीच बाकी जवानों ने लोहे का एक मोटा पाइप नदी के दोनों किनारों पर रख दिया, उसे एक पुल की तरह बना दिया। उसी पाइप के सहारे महिलाओं को किनारे तक लाया गया। एक एक कर तीनों महिलाओं ने उस मोटे पाइप पर चढ़कर नदी को पार किया। बेहद संभल कर वो आगे बढ़ी। नदी के दोनों किनारों पर एसडीआरएफ के जवान उन्हें सहारा देते दिखे। वो जब किनारे पहुंची तो उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस पूरे अभियान के दौरान मंदाकिनी नदी में पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी वजह से महिलाओं की जान बच गई। और इस सबके बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से बने एक पुल की सड़क भारी बारिश की वजह से धंस गई। हैरानी की बात यह, उस पुल को कुछ दिन पहले ही खोला गया था। उस पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। उसके दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग खौफ से भर गए। जानकारी के मुताबिक पिछले साल बारिश में उस पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद मरम्मत के लिए उसे बंद कर दिया गया था। 1 साल से ऊपर काम चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उसे दोबारा खोला गया।
और बारिश होते ही उस पुल को जोड़ने वाली सड़क धंस गई। वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इतने बड़े गड्ढे को देखकर लोगों में डर पैदा हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी तभी वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क धंसने पर लोगों ने नाराजगी जताई। जिम्मेदार विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक उस पुल को कुछ दिन पहले ही खोला गया था। उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सामने की तस्वीर देखिए, सामने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुलिया का निर्माण किया गया था, जो पिछले हफ्ते यहाँ पर बारिश के चलते बह गई थी और जिसके बाद इस पुल को आनन फानन में चालू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद पहली बरसात में ये पुल की जो सड़क है वो धंस गई है। जिस हाईवे पर वो पुल बना है वो देहरादून को पांवटा साहिब से जोड़ता है। सड़क धंसने के बाद पुल से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हादसे के बाद पुलिस वहां पहुंची। प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे दिखे। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। यातायात ऑल्टरनेटिव रास्तों से अभी चलाया जा रहा है और तब तक के लिए अगर हम बात करें, अगले 3 से 4 घंटे में हम वॉर फुटिंग पे काम करते हुए रिस्टोर करें। देहरादून के जिलाधिकारी ने उस सड़क को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। इसके बाद मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत शुरू की गई। प्रशासन ने भरोसा दिया कि उस सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन देहरादून की ही तरह उत्तराखंड के कई शहरों में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। टिहरी गढ़वाल जिले में भीषण बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़कों पर गिर गए। 10 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया। नदियां उफान पर आ गईं। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। रास्ता बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। और टिहरी गढ़वाल जिले में भी मूसलाधार बारिश के बीच कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। रानी चोरी से नकोट जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया। सड़क पर पेड़ समेत बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए। रास्ता बंद होने के कारण कुछ गाड़ियां वहां फंस गईं। सड़क पर चारों तरफ मलबा और कीचड़ होने की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई घंटों की बारिश ने पूरे इलाके की सूरत बदल दी। लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इस बीच उत्तरकाशी जिले में भी बारिश ने सड़कों को बेहाल कर दिया। जसपुर गांव में सड़कें टूटने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। वो डंडों के सहारे बड़े बड़े पत्थरों पर चलते नजर आए। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की अपील की। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ खिसक गए। एक इलाके में पहाड़ खिसकने के बाद सड़क टूट गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। खुदाई करने वाली मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच डलहौजी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 साल का एक बच्चा भी बताया गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नदी में समा गया। सड़क टूटने से आवाजाही बंद हो गई। इससे आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। सेक्टर 49 इलाके में सड़क पर लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों ने रास्ता पार किया। इधर गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश और बाढ़ के बाद ड्रोन की मदद से राहत अभियान चलाया गया। खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकी, नाव नहीं पहुंच सकी, उन इलाकों में भी लोगों की मदद की गई। न सिर्फ दिन में यह अभियान चला बल्कि रात में भी ड्रोन की मदद ली गई। इसकी वजह से लोगों को बड़ी राहत मिली। भारी बारिश ने अहमदाबाद के अलावा खेड़ा के भी कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। और अहमदाबाद में तो इतनी बारिश हुई कि इलाकों में बाढ़ आ गई। सैकड़ों मकान डूब गए। हजारों गाड़ियां डूब गईं। लोगों के घरों में पानी भर गया। मजबूर होकर उन्हें अपने मकानों की छतों पर जाना पड़ा। खाने पीने का कोई सामान नहीं था उनके पास। बाढ़ की वजह से कई इलाके तो टापू में बदल गए। गाड़ियां तो दूर, वहां तक पैदल जाना भी मुश्किल हो गया। नाव से भी पहुंचने में परेशानी हुई। इन हालात में ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गईं। ड्रोन इसी तरह कई इमारतों की छतों के ऊपर पहुंचा। वहां जाकर उसने खाने पीने का सामान नीचे गिराया। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। दिन में भी और रात में भी ड्रोन अपना काम करता रहा। लोगों तक मदद पहुंचाता रहा। खेड़ा जिले में भी कई इलाकों में बाढ़ ने तांडव मचाया। दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दिया। कई घरों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी।
बाकी का हिस्सा बाढ़ में डूब गया। सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इस बीच अहमदाबाद के धोलेरा इलाके में 100 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए। उनके निकलने का रास्ता पूरी तरह बाढ़ में डूब गया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने उनमें ज्यादातर लोगों की जान बचा ली। उसने मुहिम चलाकर नावों के जरिए लोगों को बाढ़ से निकाला। और गुजरात के वलसाड में भी बाढ़ के बीच फंसे एक बच्चे को बचा लिया गया। उसे सुरक्षित निकालने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। पानी के तेज बहाव में उतर गए। पिछले कुछ दिनों में वलसाड में बेहिसाब बारिश हुई और वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। वहां मौजूद कई मकान डूब गए, सड़कें डूब गईं और उसकी वजह से एक बच्चा पानी के तेज बहाव में फंस गया। उस इलाके में लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में लोगों ने बचाव टीम का इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग एक रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव में उतर गए। कुछ लोग कंधों तक पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ लोगों के सिर्फ सिर पानी के बाहर थे। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और उस बच्चे तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को एक बड़ी सी ट्यूब में बिठाया और फिर उस ट्यूब को धकेलते हुए किनारे तक ले आए। किनारे पर उस बच्चे की मां उसका इंतजार कर रही थी। उन लोगों ने उस बच्चे को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला और उसकी मां तक पहुंचाया। इधर चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक इलाके में बने अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक गाड़ी वहां फंस गई, जबकि एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का देकर अंडरपास से गुजरते हुए नजर आए। ओडिशा के बालासोर में लगातार हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहां भारी बारिश के बाद सड़कें डूब गई और लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में भी आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी। वहां महज 2 से 3 घंटों के अंदर इतना ज्यादा पानी बरसा कि हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से एक स्कूल के अंदर तो 2 से 3 फीट पानी भर गया। बड़ी संख्या में छात्र फंस गए। इसके बाद प्रशासन और आसपास रहने वाले लोगों ने मिलकर बचाव अभियान चलाकर स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि स्कूल के बाहर सड़क पर तेजी से पानी बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उफनती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। रास्ता बदलकर नदी सड़क पर आ गई हो। इसलिए बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए स्कूल के गेट से 2 रस्सियां बांधी गई। उन रस्सियों को पकड़कर कई लोग पानी के तेज बहाव में खड़े हो गए। पूरी तैयारी के बाद बच्चों को स्कूल से निकालने का काम शुरू किया गया। कुछ बच्चे रस्सी पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते दिखाई दिए। कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकालते नजर आए। स्कूल के स्टाफ को भी सुरक्षित निकाला गया। नागपुर शहर के दूसरे इलाकों के भी हालात कुछ इसी तरह के नजर आए। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। मोहल्ले की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उधर असम में हुई भयानक बारिश के बाद लाखों लोग भीषण सैलाब के बीच फंस गए। वहां कुछ जिलों में बारिश तो थम गई, लेकिन 6 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। प्रशासन ने बताया कि करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंस गए। इस साल आई भीषण बाढ़ की वजह से असम में 68 लोग जान गंवा चुके हैं। कई जगहों पर पानी का स्तर घट गया, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर डूब गए, दुकानें डूब गईं, बाजार डूब गए, सड़कें डूब गईं, पुल और पुलिया डूब गईं, हाईवे डूब गए। असम के शिवसागर जिले से आई तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप गया। আমি যেতিয়া পানীখিনি আহিছে না, ইমান স্পীডত আহিছে নহয়, তাৰমানে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা ভিতৰত আমাৰ ঘৰ একদম স্লেব ওপৰ পাই গ'ল। नदियों का पानी किनारों को तोड़ते हुए कई इलाकों में घुस गया। गांव के लोगों को ऊंची जगहों पर भेजा गया। कई गांव तो टापू बन गए। उनका संपर्क दूसरे गांवों और इलाकों से कट गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ सेना को भी लगा दिया गया। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। असम के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए गए। चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, बाकी, कामरूप और गोलाघाट जिले में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। 3 जिला में ज्यादा हुआ है। वो चराईदेव, शिवसागर में डिस्ट्रक्शन जो हुआ है आप लोग ने देखा है। वो जानमाल का नुकसान हुआ है। असम में बाढ़ से हुई तबाही का मुद्दा संसद में भी गूंजा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार से मदद की मांग की। केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों से दिल्ली में मुलाकात की।
बाढ़ के हालात की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने असम सरकार के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। इधर भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। इसके बाद दोपहर होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई। जगह जगह पानी भर गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब सड़कों का पानी दुकानों के अंदर घुस गया। दुकानों में रखा सामान भीगने लग गया। इसके बाद पानी निकालने के लिए लोगों को मोटर लगवानी पड़ी। दुकानों के अंदर तक ये पानी पहुंचा हुआ है। हालांकि अभी पानी थोड़ा कम जरूर लग रहा है, लेकिन एक दुकान के बाहर में खड़ी देखिए, इन्होंने मोटर लगाई है ताकि पानी बाहर फेंका जा सके और अंदर एक शख्स बैठकर काम कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, लंबा जाम लग गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां काफी देर तक एक ही जगह पर खड़ी दिखी। इस दौरान कुछ लोगों की गाड़ियां बंद भी हो गईं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। जाम लगा हुआ पूरा, हाँ पानी भरा हुआ है, निकासी का कोई साधन नहीं है, पूरा पानी आगे तक भरा हुआ, गाड़ी बंद हो गई मेरी अब तो बारी की। दिल्ली की बाराखंबा रोड और दरियागंज इलाके में भी सड़कें पानी पानी हो गईं। वहां भी जल भराव ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हालात ऐसे हो गए कि उन सड़कों पर पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों से आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहां लोगों की गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आईं। इसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि रात को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को संबोधित करने वाला वीडियो हटाने पर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने माफी मांग ली। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को संबोधन वाला वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाने पर माफी मांगी। मेटा ने सफाई दी कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया था, जिसे बाद में रिस्टोर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मेटा के दुनिया भर में कंपनी का काम देखने वाले बड़े अधिकारियों को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को लेकर उठे विवाद के बाद सरकार ने कदम उठाया। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसदों ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार के दौरान 20 से ज्यादा पेपर लीक होने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। उनके साथ दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी पोस्टर लेकर खड़े हो गए और नारेबाजी करते रहे। इधर ट्रेन के अंदर एसी कोच में बैठकर एक व्यक्ति के पूजा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो व्यक्ति दिया और अगरबत्ती जलाकर पूजा करते दिखाई दिए। एक यात्री ने उनका विरोध भी किया, लेकिन पूजा करने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि ये वीडियो कब का है, कहां का है, किस ट्रेन का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी और उस व्यक्ति की पहचान करने का काम शुरू कर दिया जो ट्रेन में पूजा कर रहे थे, वो भी एसी कोच में बैठकर। वो व्यक्ति ऊपर वाली सीट पर बैठे नजर आए। उनके पास में ही एक दिया जलता नजर आया, अगरबत्ती भी जलती दिखाई दी। नीचे वाली सीट पर कुछ यात्री भी बैठे रहे और वो व्यक्ति ऊपर बैठकर पूजा करते रहे। एक यात्री ने उन्हें टोका भी। आसपास के लोग से उनके बारे में पता करने की कोशिश भी की। ये आपके साथ है क्या? नहीं। वो जो हरकत कर रहा है ना, वो सारी पब्लिक को नुकसान करेगा, वो ध्यान रखना है। थोड़ी देर बाद उस यात्री ने पूजा कर रहे व्यक्ति से पूछा कि वो ट्रेन में बैठकर पूजा क्यों कर रहे हैं, दिया क्यों जला रहे हैं। यात्री के पूछने के बाद भी पूजा करने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वो पूजा करने में जुटे रहे। ओ पंडित जी, दादा, ओ दादा, ये क्या कर रहे हो आप? पूजा पाठ हो रही है, दिया लग रहा है उनका। यात्री ने उनसे ट्रेन में पूजा नहीं करने की अपील की, दिया बुझाने की अपील की। उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि अगरबत्ती के धुएं से ट्रेन का फायर अलार्म बच सकता है, दिए की लौ से ट्रेन में आग लग सकती है। भाई साहब, अरे वो बंद हो गई, आग ही तो बंद करवा दो यार भाई साहब। अभी अलार्म फायर बच जाएगा तो फिर क्या कर लोगे आप? बाद में ट्रेन में पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी। रेलवे के अधिकारी उस सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान करने में जुट गए जिससे वीडियो पोस्ट किया गया था, ताकि ट्रेन और पूजा करने वाले यात्री की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। उधर लोकसभा में पेश किए गए परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की और इस मुद्दे को राम मंदिर में हुए दान चोरी से जोड़ते हुए सरकार पर तंज कसा। जो लोग
चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा हमला बोला। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कारगर कदम उठा रही है। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। इधर चंडीगढ़ में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही एक छात्रा की मौत के बाद हंगामा हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने दावा किया कि बारिश के पानी में करंट उतरने से छात्रा की मौत हुई। तड़प तड़प कर जान चली गई। जिस लड़की की मौत हुई उसका नाम ज्योति बताया गया। 28 साल की ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। अगले महीने शादी होने वाली थी। घटना तब हुई जब वो हॉस्टल से पढ़ाई के लिए जा रही थी और उसी दौरान वो अचानक कच्चे रास्ते पर गिर पड़ी। ये देखकर वहां से गुजर रहे कुछ छात्र उसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। उसकी मदद करने में जुट गए। उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ज्योति की मौत के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने बवाल कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र वाइस चांसलर के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। घबराकर सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिए। इस पर छात्र और भड़क गए। गेट नहीं खुलने पर कुछ छात्र उसके ऊपर चढ़ गए। गेट फांदने की कोशिश करते दिखाई दिए। हंगामा बढ़ने पर गेट खोल दिया गया। इसके बाद छात्र दौड़ते हुए वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोका तो उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। थोड़ी देर में वहां के हालात बिगड़ गए। कुछ छात्र धरने पर बैठ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है फिलहाल, क्योंकि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि पूरा गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल नारेबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस ने किसी तरह से छात्रों को शांत कराया। छात्रों ने दावा किया कि बिजली के खंभे से करंट पानी में उतर आया था और जब ज्योति वहां से गुजरी तो उसकी करंट लगने से मौत हो गई। छात्रा की मौत से कैंपस में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की जांच के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले पर चिंता जताई। कोर्ट ने 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए एसआईटी का गठन करने के भी संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया और प्रदर्शन से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में पुलिस के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों और पुलिस के खिलाफ भीड़ को उकसाने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई और इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई। हरियाणा की सोनीपत और जींद के बीच चल रही हाइड्रोजन ट्रेन को दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी है। जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल दिल्ली की सब्जी मंडी से हरियाणा के सोनीपत के बीच किया जाएगा। इसी महीने प्रधानमंत्री ने सोनीपत से जींद के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उधर महाराष्ट्र के लातूर में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने एक चलती बस का स्टीयरिंग घुमा दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। उस बस ने 3 स्कूल बसों को टक्कर मार दी। यह हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। उस वक्त सड़क किनारे स्कूल की 3 बसें खड़ी थी। वो बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वो दूसरी बस वहां पर आ गई और एक के बाद एक तीनों बसों को जोरदार टक्कर मार दी और उसकी वजह से एक स्कूल बस पलट गई, जबकि बाकी बसों को भी काफी नुकसान हुआ। उनका आगे वाला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया,
जो बस उन स्कूल बसों से टकराई उसमें करीब 35 लोग बैठे हुए थे। उनमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने चलती बस का स्टीयरिंग घुमाया था। उन्होंने उस व्यक्ति को मारना शुरू कर दिया। ड्राइवर गाड़ी चल रहा था, इसने आगे जाके स्टीयरिंग घुमाया ऐसा। अरे बाप रे, आदमी ये बोलता है मुझे मारने की धमकी दी बोल के, दूसरा टेंशन भर का टेंशन इधर गाड़ी में निकाला। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। इस दौरान लोगों ने उस व्यक्ति से कई सवाल किए, जिसके जवाब में उसने सिर्फ एक ही बात कही कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस बात से बहुत परेशान है। भैया काय बरोबर स्टीयरिंग तुम्ही 3 दिवस झालं मारायची ऑर्डर दिली त्या 4 वेळेस 5 मला कशाला मारला आहे ना मारायचं हुकला एवढे लोक मेले असते की बरोबर आहे 5 वेळेस मारायची ऑर्डर हुकला। जानकारी के मुताबिक वो व्यक्ति चलती बस में अचानक ड्राइवर के केबिन में घुस गया। उसने बस का स्टीयरिंग घुमा दिया। इससे पहले कि बस के ड्राइवर कुछ समझ पाते वो बस बेकाबू हो गई। बस सड़क से नीचे उतर गई और उसने सड़क किनारे खड़ी 3 स्कूल बसों को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि उन स्कूल बसों में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर श्रीलंका में होने वाले 2 टेस्ट मैचों के लिए रविंद्र जडेजा की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हो गई। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा की वापसी हुई और ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया। श्रीलंका के गौल में पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनिदाद टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। वो लगातार 5 मेडन ओवर फेंककर 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। 2016 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 4 मेडन ओवर फेंककर 4 विकेट लिए थे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों की हाई जंप के फाइनल में सर्वेश कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों को खाना खिलाने वाले जुनैद मलिक नाम के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया, उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। जुनैद दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे और उनमें जुनैद प्रदर्शन में शामिल छात्रों को खाना खिलाते नजर आए थे। रात के वक्त वो छात्रों को खाना बांटते दिखाई दिए थे, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उसमें उन्होंने पुलिस पर परेशान करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि 24 जुलाई की आधी रात को पुलिस ने उन्हें सड़क से उठा लिया था और करीब 6 घंटे तक हिरासत में रखकर उनसे पूछताछ की थी। जुनैद के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछा था कि उन्हें कौन फंडिंग करता है, खाने की व्यवस्था के लिए पैसे कहां से आए थे। याचिका में दावा किया गया कि बाद में पुलिस ने उन्हें देहरादून रोड पर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। जुनैद ने पुलिस पर उनके परिवार को भी परेशान करने के आरोप लगाए। जुनैद ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लिया और उनके घर पर छापा मारा था। याचिका के मुताबिक पुलिस ने मेरठ में रहने वाली उनकी बहन को भी परेशान किया था। उनकी बहन के ससुर और देवर को अपने साथ ले गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। इधर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने की लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन शुरू होने से पहले दर्शनों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। मंदिर में प्रवेश मार्ग से लेकर गर्भगृह तक जिगजैग बैरिकेड लगाए गए ताकि श्रद्धालु कतार बनाकर आसानी से जलाभिषेक कर सकें। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक इस बार सावन में 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सावन शुरू होने से पहले प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मेरठ में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें 1500 कैमरों से पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। उधर जापान में आए जबरदस्त भूकंप से हाहाकार मच गया। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशु के कुमामोतो में धरती कांप गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद वहां के मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की, लेकिन बाद में वापस ले लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भूकंप के झटकों में अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50,000 घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई।
और कुछ इलाकों में भारी नुकसान की खबरें आई। जापान सरकार के कुमामोतो के अलावा कुछ और शहरों में भी भूकंप की चेतावनी जारी कर दी गई। कुमामोतो से जलजले की डरावनी तस्वीरें सामने आई। वहां के सुपरमार्केट में भूकंप की वजह से तबाही आ गई। सारा सामान बर्बाद हो गया, जमीन पर गिर गया, बिखर गया। जो लोग उस सुपरमार्केट में थे वो बुरी तरह डर गए। बच्चों ने तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड के जलजले ने उस सुपरमार्केट की तस्वीर बदल कर रख दी। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को तलाशते दिखे। भूकंप के बाद जापान की सरकार ने लोगों को समंदर के किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक कुमामोतो के ऊटो शहर के पास जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। कुमामोतो द्वीप जापान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। जापान की राजधानी टोक्यो से इस जगह की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इससे पहले कुमामोतो में साल 2009 में भी भयानक भूकंप आया था।